दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को हल करेंगे जो दोस्तों रीजनिंग के होंगे। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं अंकित कुमार कुशवाहा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जेएमएस डिजिटल क्लासेस में। दोस्तों वीडियो चालू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिए तथा अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है, जैसे तलवार के लिए सैनिक है वैसे ही सुई के लिए है। दोस्तों प्रश्न कह रहा है कि जो संबंध तलवार का सैनिक से है वही संबंध सुई का किससे होगा। तो दोस्तों तलवार सैनिक चलाता है, उसी तरह सुई सुई को कौन चलाता है? तो ऑप्शन के अनुसार है तो दर्जी चलाता है, आम आदमी भी कोई भी चला सकता है सुई को। आंसर कितना होगा? तो 1 नंबर ऑप्शन सही आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इस प्रकार दरवाजे से संबंधित है उसी प्रकार पासवर्ड संबंधित है। तो ऑप्शन में आपका है गेट, दरवाजा, कंप्यूटर और फाइल। दोस्तों दरवाजा को लॉक करने के लिए आप ताला का प्रयोग करते हैं, उसी तरह कंप्यूटर को लॉक करने के लिए आप पासवर्ड का प्रयोग करते हैं। तो आपका आंसर कितना नंबर होगा? तो 3 नंबर जो है ऑप्शन वो आंसर सही होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जो संबंध इतिहास का डैश से है वही संबंध गणित का संख्याओं से है। दोस्तों जो संबंध आप इतिहास का डैश से होगा वही संबंध गणित का संख्याओं से। दोस्तों गणित में आप संख्याओं का खेल खेलते हैं, संख्याओं का गुणा करते हैं, संख्याओं का भाग करते हैं, संख्याओं का योगफल निकालते हैं। तो उसी प्रकार दोस्तों पूरा गणित संख्याओं का खेल है। उसी प्रकार इतिहास में इतिहास किसका संबंध रखेगा? तो लोगों का, घटनाओं का, तारीखों का, युद्ध का। दोस्तों इतिहास में आप घटनाओं का वर्णन करते हैं, जो भी घटना घट जाता है आज से पहले जो भी घटना घटा है उसका वर्णन हम कहाँ करते हैं? तो इतिहास में करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, कथन मयूर एक खूबसूरत नीले रंग का पक्षी है, मयूर का नृत्य सुशोभित प्रतीत होता है। निष्कर्ष है सभी नीले रंग के पक्षी नाचते हैं। मयूर का नृत्य सुशोभित प्रतीत होता है क्योंकि ये नीले रंग का होता है। दोस्तों हमारे पास 4 ऑप्शन है। कथन में कह रहे हैं मयूर एक खूबसूरत नीले रंग का पक्षी है और मयूर का नृत्य सुशोभित प्रतीत होता है। हमारा 2 निष्कर्ष दिया है। निष्कर्ष में कह रहा है पहला, सभी नीले रंग के पक्षी नाचते हैं। दोस्तों ऐसा संभव नहीं है, जितना भी नीला रंग का पक्षी होगा विश्व में वो नाचेंगे। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो गलत हो जाएगा, यानी सभी नीले रंग का पक्षी नहीं नाचते हैं। कुछ ऐसे नीले रंग का पक्षी होंगे जो नाचते होंगे, जिसमें मोर भी है। मयूर का नृत्य सुशोभित प्रतीत होता है क्योंकि ये नीले रंग का होता है। ये तो दोस्तों पहले ही गलती होगा। रूप पर आपका गुण कभी निर्भर नहीं करता है, यानी वो नीला है इसलिए नाचता है नहीं। अगर मोर काला भी होता, अगर इसके पास गुण है नाचने का तो वो जरूर नाचता, क्योंकि गुण कभी भी आपको रंग पर निर्भर नहीं करता है। एक बदसूरत व्यक्ति भी अपने जीवन में बड़ा बड़ा मुकाम हासिल कर लेता है। अगर एक खूबसूरत व्यक्ति है, अगर वह कर्म नहीं कर रहा है तो वो अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए दोस्तों ये हमारा दूसरा निष्कर्ष भी गलत होगा। इसलिए अगर पहला दूसरा दोनों गलत है तो ऑप्शन 4 नंबर में न तो 1 और न तो 2 तर्क संगत है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, एक विशेष कोड में फायर को इतना लिखा जाता है तो कुल के लिए लिखे जाने वाले कोड में अंतिम वर्ण क्या होगा? दोस्तों कर क्या रहा है, फायर के लिए हम इतना लिख रहे हैं। आप देखिए दोस्तों F और G, यानी सबसे पहले जो F और G में हमको कितना का अंतर मिल रहा है? तो F और G यानी F और G 1 का अंतर है, यानी 1 स्थान के बाद आ जा रहे हैं।
ए फॉर जी में अंतर एक का है। उसी तरह आई से जे, आर से एस, ई से एफ, यानी एक एक का सब में अंतर है। उसी तरह दोस्तों कुल को आप ले लीजिए, इसमें वही अंतर से आप इसका कोड लिख निकालिए। लेकिन दोस्तों कुल के लिए आप सबका कोड नहीं निकालना है, आपको खाली अंतिम जो वर्ण है उसी का कोड निकालना है। तो देखिए दोस्तों अंतिम क्या है कुल में, तो एल है, और एल का जो वर्ड होता है एल, तो एल का जो कोड होगा तो एल के बाद एम, एक स्थान जब आगे बढ़ेंगे तो एम आएगा, यानी हमारा पहला ऑप्शन है वही सही होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है ये आपका है बीच में जो खाली स्थान यहाँ पे है उसी पर कौन सा शब्द आएगा उसको हमको निकालना है। दोस्तों देखिए अगर प्रश्न में देख रहे हैं तो डी और डी के बाद ई एफ, यानी कितना का स्थान का अंतर आ रहा है, तो 2 स्थान का अंतर है। उस तरह एन और पी, यानी इसमें भी कितना स्थान का, तो 2 स्थान का अंतर है। उसी तरह दोस्तों अगर आप एच के बाद 2 नंबर जो ऑप्शन हमारा होगा वही सही होगा। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है Q का बेटा P है, Q की बहन R का एक बेटा S और एक बेटी T है, U S के मामा है, P से S का क्या रिश्ता है। दोस्तों आपका ऑप्शन है भाई, बहन, ममेरा भाई और माँ। तो चलिए दोस्तों प्रश्न क्या कह रहा है, तो कह रहा है प्रश्न Q का बेटा कौन है, तो P है, यानी Q का बेटा P है। दोस्तों बेटा है तो देखिए हम पुरुष जाति के लिए प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे और माइनस के लिए माइनस को चिन्ह औरत के लिए प्रयोग करेंगे, यानी जो पुरुष होगा उसके लिए उसके आगे हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे और जो औरत होगी उसके आगे हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है, Q का बहन R, यानी Q का बहन R का एक बेटा S और एक बेटी क्या है, तो T है। अब क्या आप प्रश्न में आगे कह रहा है यू एस के मामा है, जो यू है वह किसका मामा है, तो एस का मामा है। अगर दोस्तों यू अगर एस का मामा हो गया, यू एस का मामा हो गया तो आर का क्या होगा, तो आर का भाई होगा। अब दोस्तों प्रश्न में क्या पूछ रहा है, प्रश्न में पूछ रहा है पी से एस का क्या रिश्ता है, यानी P से S का क्या रिश्ता है। दोस्तों अगर ऑप्शन में 4 नंबर में रहता है इनमें से कोई नहीं, तो हम ऑप्शन में यहाँ पे इनमें से कोई नहीं आंसर करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है तो इसलिए हमको आंसर देना पड़ेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो Q का जेंडर हमें क्लियर नहीं मिल रहा है, Q पुरुष है या स्त्री है, यह अभी तक हमको प्रश्न के अनुसार नहीं पता चलता है। अगर औरत रहता है तो इसके बहन यानी एस के क्या हो जाएगा, या मौसी हो जाएगा, तो एस के मौसी के लड़का यानी ये मौसेरा भाई होगा, जो पी होगा एस का। लेकिन इसमें मौसेरा भाई तो आपका कोई नहीं है। तो दोस्तों अगर हम क्यू को पुरुष मानते हैं तो एस का क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा, और मामा का लड़का यानी पी होगा, तो ये क्या हो जाएगा, एस का पी, तो मेरा भाई होगा। जो हमारा आंसर कितना नंबर होगा, तो 3 नंबर ऑप्शन हमारा आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा व्यक्ति दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री घूमता है और फिर उसी दिशा में 180 डिग्री और घूमता है। अंत में वह वामावर्त दिशा में 270 डिग्री घूमता है। इस समय व्यक्ति किस दिशा में मुंह करके खड़ा है। दोस्तों ऑप्शन है आपका पश्चिम, दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, उत्तर और उत्तर पश्चिम। दोस्तों प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति यानी पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है और वह दक्षिणावर्त 45 डिग्री घूमा। दोस्तों अगर आप कोई व्यक्ति अगर पश्चिम दिशा में खड़ा हुआ है, अगर यहाँ से वो 45 डिग्री घूमेगा तो दक्षिणावर्त, यानी दक्षिणावर्त का मतलब आप घड़ी के दिशा में तो आप उसको दक्षिणावर्त घुमाइए या अपने दाएं भी घुमाइएगा तो वही बात होगा। तो घड़ी के दिशा में अगर चलिए, इस समय घड़ी चलता है, ये आपका दक्षिणावर्त, यहाँ से इस तरह दक्षिणावर्त होगा, तो 45 डिग्री घूमने का आता है। जो बीच वाला होगा आपका, इससे यहाँ पे है तो यहाँ 45 होगा और यहाँ पे आपका 90 होगा, तो 45 डिग्री चल कह रहा है घूमने के लिए, तो इस पर आएगा, यानी यह आ जाएगा यहाँ आपका कितना हो गया, तो ये आपका पूरा 45 डिग्री हो गया। अब क्या कह रहा है प्रश्न में, तो प्रश्न में अब कह रहा है कि उसी दिशा में 180 डिग्री घूमता है। तो 180 डिग्री दोस्तों अगर पूरा हम देख रहे हैं 80 डिग्री का कोण कैसे बनेगा, तो ये आपका 45, ये 90 हो जाएगा,
ये आपका सीधा लाइन यहाँ पे अगर खड़ा है तो ये 90 होगा पूरा सीधा लाइन, और फिर यहाँ पे आपका 90, यानी कि पूरा सीधा लाइन बन जाएगा। तो 180 डिग्री हो गया, यानी कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, अंत में वो वामावर्त यानी घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी आप यहाँ खड़े हैं तो आपके बाएं साइड, यानी घड़ी के विपरीत दिशा तो इधर आएगा, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में आपको 270 डिग्री घूमता है। तो 270 डिग्री इसको घुमाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री और फिर से 90 डिग्री वो घूम जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 270 हो जाएगा। तो अगर 180 डिग्री हम इसको घुमाते हैं तो फिर ये कहाँ आ जाएगा, तो फिर आपको यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ से इसको 90 डिग्री घुमाएंगे तो यहाँ आएगा तो 45 डिग्री, और फिर यहाँ आएगा तो आपका 90 डिग्री, यानी यहाँ पे आ गया। अंत में इसको किधर जा रहा है, तो अंत में पूछ क्या रहा है प्रश्न में, तो इस समय उस व्यक्ति को किस दिशा में मुंह करके खड़ा है, तो ये आपका कौन सा दिशा होगा, तो दक्षिण और आपका पश्चिम होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा 3 है वह सही है। दोस्तों इतना झमेला करने की कोई जरूरत नहीं है। आइए अब दिल्ली और पटना वाला इसका कंसेप्ट देखते हैं, इजी और एकदम फास्ट। तो दोस्तों कंसेप्ट है, आपको देखिए कंसेप्ट सीधा सा है। वो क्या कह रहा है कि क्लॉकवाइज वो कितना घूम रहा है, तो क्लॉकवाइज 45 डिग्री एक बार घूमता है और एक बार 180 डिग्री घूमता है। फिर एंटी क्लॉकवाइज कितना घूमता है, तो 270 डिग्री। यानी अब देखिए दोस्तों, जो व्यक्ति जिस अनुपात में, जिस दिशा में घूम रहा है, उसी अनुपात में अगर वह उसके विपरीत दिशा में घूमेगा तो वह दोस्तों उसी दिशा में आएगा जिस दिशा से वह घूमना प्रारंभ किया था। दोस्तों एक बार और कंसेप्ट को हम बोल रहे हैं कि अगर आप एक बार दाएं घूमते हैं और एक बार पुनः बाएं घूमते हैं तो आप उसी दिशा में खड़ा हो जाइएगा जिस दिशा में आपने घूमना शुरू किया था। वही हमने बोला पहले आपको कि जिस अनुपात में आप अगर दाएं घूम रहे हैं उसी अनुपात में अगर आप बाएं घूमिएगा तो आप उसी दिशा में आ जाइएगा जिस दिशा से आपने घूमना शुरू किया था। वही 270 में से आप क्या करिए, 225 डिग्री को माइनस कर दीजिए, इतना तो ये इसका बराबर हो जाएगा। लेकिन 45 डिग्री क्या हो रहा है, तो अधिका घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो वही 45 डिग्री आप डायरेक्ट घुमा दीजिए। इसको सब मिटाइए, पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा हो गया, और किधर घुमाना है, तो एंटी क्लॉकवाइज, इधर घूमेगा तो क्लॉकवाइज, इधर घूमेगा तो एंटी क्लॉकवाइज, यानी आपके बाएं, तो आपके बाएं एंटी क्लॉकवाइज, इसको घुमा दीजिए। हो गया कि दोस्तों आज हम आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किए। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये सभी प्रश्न अच्छे तरह से समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, तथा अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।